चलिए आइए मैं आपको मैप के थ्रू समझा देता हूँ कि आखिर ये गल्फ़ ऑफ ऑरमुज है कहाँ और सूरत कहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सूरत, ये है हमारा इंडिया, ये रहा सूरत। और यहाँ से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये आपको वाटर की पतली सी स्ट्रिप जो दो बहुत बड़े देश ईरान और यूएई के बीच में दिखाई देगी। इस एरिया को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ ऑरमुज या फिर गल्फ़ ऑफ ऑरमुज। Surat has also been called the gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. सूरत को गेट टू मक्का भी कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि जो भी मुस्लिम्स होते थे जिन्हें मक्का जाना होता था या वहाँ से आना होता था, उनके सारे शिप्स इसी गल्फ़ ऑफ ऑरमुज से होकर गुजरा करते थे, इसीलिए इसे गेट टू मक्का कहा जाने लगा। अब सिटी एक कॉस्मोपॉलिटन थी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ अलग अलग देशों के लोग एक साथ आकर रह रहे हों। तो सूरत कॉस्मोपॉलिटन बन चुका था और यहाँ सारे धर्म और जातियों के लोग एक साथ रहा करते थे। 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर वेस्टर्न जो लोग थे, इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली थी और अपने वेयर हाउसेस बना लिए थे। कौन से वेस्टर्न लोग थे ये पोर्तुगीज़ थे, ये डच थे और ये इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स थे। एक व्यक्ति था ब्रिटिशर हिस्टोरियन, इंग्लिश क्रॉनिकलर ओविंगटन। इसने ये बताया है कि 1689 में अगर आप कभी भी किसी भी समय अगर आप सूरत के पोर्ट में चले जाते हैं तो आपको वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ शिप्स एंकर्ड मिलेंगी। हंड्रेड्स ऑफ नंबर में शिप आपको वहाँ पर खड़ी हुई मिला करेंगी। सूरत फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें थी जो कि रिटेल में और होलसेल में काम किया करती थी। इसी के साथ साथ जो सूरत है ये किस लिए फेमस था? ये इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ का जो टेक्सटाइल है इसमें गोल्ड लेस बॉर्डर होते थे। मतलब यहाँ की जो टेक्सटाइल होते थे उसमें गोल्ड लेस का काम हुआ करता था, जिसे आज भी हम हिंदी में जरी कहकर यूज़ किया करते हैं। ये काफ़ी फेमस हो चुका था वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। अब जब इतने सारे लोग बाहर से सूरत में आते थे तो उनके रुकने के लिए, उनके आराम के लिए काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस बनवाए गए थे जो कि उनकी नीड्स की काफ़ी केयर किया करते थे। इसी के साथ साथ वहाँ काफ़ी मैग्निफिसेंट, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनवाई गई और काफ़ी सारे पार्क भी बनवाए गए थे। अब इस वक्त फाइनेंसिंग का सिस्टम कैसे चलता था? एक्चुअली उस वक्त बैंक नहीं होते थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो बैंकिंग वो फाइनेंस किया करते थे, जैसे कठियाड़वाड़ सेठ। ये उस वक्त एज अ बैंकिंग हाउस काम किया करते थे और जो महाजन्स होते थे ये मनी चेंजर्स होते थे। इसी के साथ साथ जो सूरत है, यहाँ की जो हुंडीज़ हैं इन्हें काफ़ी ऑनर मिलता था। चलिए हुंडी क्या होती है मैं ये आपको समझाता हूँ। हुंडी काइंड ऑफ नोट है जिसमें ये लिखा जाता था कि पर्सन ने कितना डिपॉजिट किया हुआ है। इसे जारी कर देने के बाद इस हुंडी को कहीं भी डिपॉजिट किया जा सकता था और उस मनी को क्लेम किया जा सकता था। लेकिन ये हुंडी केवल इंडिया में नहीं चलती थी, ये बहुत दूर दूर भी चला करती थी। जैसे इजिप्ट में चला करती थी, वहाँ की कैपिटल है कायरो, वहाँ पर। इराक में एक जगह है बसरा, यहाँ पर। और एंटवर्प है बेल्जियम में, यहाँ पर भी ये हुंडी चला करती थी। अब ऐसा टाइम आता है जहाँ से सूरत अपने डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ जाता है, यहाँ से ये डिक्लाइन होने लगता है। बात है 17वीं सेंचुरी की। अब यहाँ काफ़ी ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से जो सूरत है उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सबसे पहला था लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी। क्या हुआ था कि अभी तक सारी चीज़ें मुगल्स के कंट्रोल में थी, लेकिन ये वो टाइम था जब इनके हाथ से चीज़ें निकलकर वेस्टर्न्स के हाथ में जाने लगी थी। यहाँ पर जो कंट्रोल था सी का, वो आ गया था किसके हाथ में? पोर्तुगीज़ के हाथ में। और फिर सूरत को काफ़ी टफ कंपटीशन मिल रहा था, किससे? बॉम्बे से। बॉम्बे ब्रिटिशर्स के लिए एक सेंटर बन गया था और कंपनी ने इसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया था 1668 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए काफ़ी सस्ते सामान से कंपटीशन फेस कर रहे थे। हाँ, ये उस वक्त की बात है, लेकिन सूरत आज भी एक काफ़ी वसलिंग कमर्शियल सेंटर है। मतलब एक ऐसा कमर्शियल सेंटर जहाँ काफ़ी चहल पहल, भीड़ भाड़ होती है।